तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन पर। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 8 के लिए स्पेशली है। सीबीएसई, आरबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी के लिए ये क्लास है। और ये क्लास इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अभी अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो बंद कर दी हैं। मैं भी आपसे बहुत दिनों से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस चालू होने के कारण मैं आपसे ऑनलाइन नहीं जुड़ सका। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी बंद का ऐलान किया, स्कूल क्लासेस का ऑनलाइन मोड बंद किया, वैसे ही मैं आपके सामने वापस हाजिर हूं। आज हम हमारे छोटे बच्चों के लिए, क्लास 8 के बच्चों के लिए, जहां तक हमने ऑफलाइन क्लासेस कंप्लीट की थी वहां के आगे थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे जो रिमेनिंग है उसके लिए, और इसके बाद फिर वापस शुरू से कोशिश करेंगे कि हम एक एक चैप्टर आपको ऑनलाइन क्लासेस का कंप्लीट करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 14। जी हाँ, एक्सरसाइज 14 है। तो देखते रहिए, पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 14.1 क्लास 8 गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन। गुणनखंड आप जानते होंगे, आप जैसे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या से इनको डिवाइड करना। जैसे 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। इस तरह से 12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी कि अभाज्य गुणनखंड है वो 2, 2 और 3 बनते हैं, 2, 2 एंड 3। ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2 नंबर्स, 3 नंबर सबके फैक्टर करने का यानी गुणनखंड करने का। तो चलिए 14.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं आपको, 12x और 36, 12x एंड 36, ये दोनों नंबर दे रखे हैं। इनमें से सार्व गुणनखंड समझें आप, 2 संख्याओं में जो कॉमन हो वो आपको बताना है। कॉमन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसे सार्व गुणनखंड कहते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, कॉमन निकालने हैं। सबसे पहले हम 12x यानी 12x के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 के अभी अभी हमने करे थे, क्या आए थे? 2, 2 एंड 3। 12 के गुणनखंड हो गए 2, 2 एंड 3। जो x है हमारा उसके भी गुणनखंड x होंगे। अगर x की पावर 2 होती तो 2 टाइम x लिख देते, 2 बार लिख देते। अब इसके बाद में 36 के भी हमें करने हैं। तो 36 के देखिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। 36 के 2 से जा रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 18 बार, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 9 बार, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, और 3 से 1 टाइम। तो ये इसके गुणनखंड हो गए 36 के। तो हम 36 के गुणनखंडों को ऐसे लिखेंगे, फैक्टर को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें कोई एक्स वाई है नहीं तो उसके गुणनखंड होंगे नहीं। तो अब देखिए, ये हमने गुणनखंड यानी फैक्टर कर लिए हैं। तो फैक्टर करने के बाद बेटा जब हमें सार्व गुणनखंड निकालना होता है यानी कि कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिए, ये 2 अलग अलग संख्या थी, हमने दोनों के फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। ये 12 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 36 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हमने 12x और 36 के फैक्टर कर लिए। तो सार्व गुणनखंड यानी इनमें से कॉमन हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो दोनों खंडों में हो, दोनों भागों में हो, वो कॉमन होता है। जैसे 2 यहाँ पर मौजूद है तो हम ये कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है, और ये 2 भी यहाँ पे कॉमन है।
यानी कि सार्व है, सार्व गुणनखंड है। 3 भी यहाँ पे कॉमन है दोनों में, ये भी आ जाएगा कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड। जो दोनों में मौजूद हो उसे हम सार्व गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए दोनों में मौजूद है, ये भी दोनों में मौजूद है, ये भी दोनों में मौजूद है, लेकिन ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, तो इन दोनों में से कुछ नहीं लेंगे। जो दोनों में होगा वही लेंगे। तो हमें कौन कौन सी चीज़ दोनों में मिली? 2, 2 और 3। ये 3 चीज़ें हमें दोनों में कॉमन मिली। जो चीज़ें दोनों में कॉमन मिलेंगी वही होगा कॉमन फैक्टर अर्थात सार्व गुणनखंड। दोनों में जो कॉमन होगा वही सार्व गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12। तो ये हो गया आपका 12 और यही हमारा आंसर है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया मुझे लगता है आपको। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 2 नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं पहले तो ये देखिएगा। एक तो है 2y और एक है 22xy। सबसे पहले हम 2y के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2y के तो 2 का कोई फैक्टर होता नहीं है, तो 2 का 2 लिख देंगे और y भी y रहेगा। ठीक है, ये मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको पहचान में आ जाए कि x y हैं, नहीं तो इंटू और x एक जैसा लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे 22xy। इसके हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 22 के गुणनखंड होते हैं। देखिएगा 22 के 2 से भाग जा रहा है 11 बार, और 11 एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो 11 का 11 से एक बार ही जाएगा। तो इस तरह से 22 के फैक्टर हुए आपके 2 और 11। ठीक है, x और y के फैक्टर करेंगे तो देखो y को तो हम y के नीचे लिख देते हैं, x को अलग लिख देते हैं क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। तो चलिए अब हम इसमें से सार्व गुणनखंड निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए हुए पद का सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर इन द गिवन टर्म्स। तो मैंने क्या बताया था आपको, सार्व गुणनखंड क्या होता है बेटा? सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर जो है वो दोनों में मिलने वाली संख्या होगी, सीधी सी बात है। द नंबर इज कॉमन ऑफ बोथ ऑफ देम, वही कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए 2 दोनों में मिल रहा है, 11 दोनों में नहीं है, लेकिन y दोनों में कॉमन है, y मिल रहा है इसलिए हम y को कॉमन मान लेते हैं, x दोनों में नहीं है। तो केवल हमें 2 चीज़ें ऐसी मिली जो दोनों में कॉमन है, एक तो 2 है और एक है y। तो इस तरह से आंसर हुआ आपका 2y, ये आंसर हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, थर्ड। इसके बाद आपका होमवर्क है, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। 14pq, 28p² ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कैसे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम 14pq यानी 14pq का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 14 के गुणनखंड होते हैं 2 × 7, बस यही होते हैं। करके देख लीजिए। 14 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार, तो फैक्टर क्या हुए, गुणनखंड क्या हुए? 2 7। 2 × 7 हो गया। साथ में इनके pq है तो p अलग लिख दो, q अलग लिख दो। मल्टीप्लाई करके गुणा का निशान लगा के आप लिख सकते हैं इनको। इसके बाद आते हैं अपन 28p² q², 28p² q²। हम इसको करेंगे 28 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे 28 था, 2 से गया 14 बार, 2 से, तो कुल मिला के ये जो 28 है वो ये हो गया 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। फिर p² आ रहा है, इसका मतलब है p को 2 बार लिखना है। q² आ रहा है तो q को भी लिखना है 2 बार। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम इनका सार्व गुणनखंड अगर देखें, इस क्वेश्चन का सार्व गुणनखंड अगर देखें यानी कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर,
कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 दोनों में मिला हुआ है, ये ले लिया हमने। 7 मिल रहा है जी इधर। 2 दोनों में अब नहीं है, एक ही बार 2 ऊपर वाले में है, इसलिए 2 छूट जाएगा। 7 मिल रहा है, 7 हो गया। इसके बाद P दोनों में है एक, ये लीजिए, और Q भी दोनों में है, तो ये Q ले लेते हैं, ये Q। तो इस तरह से ऊपर वाले सारे नंबर नीचे वाले नंबर में एक एक बार हैं, तो सभी आ गए। जो बचे हुए उनका कोई ऊपर कॉमन नहीं है। जैसे 2 है तो ऊपर नहीं है, एक ही बार था तो उसके साथ जोड़ा बना दिया। ये 2 का ऊपर कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए कॉमन नहीं आएगा। तो क्या क्या कॉमन आया, 2, 7, P एंड Q, 2, 7, P एंड Q। तो इस तरह से इनको अगर गुणा कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा, 2 7 14, 2 7 14 और PQ। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हैं, आपको करने हैं, इट्स योर होमवर्क, क्लास 8 के बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, लास्ट वाला 8th क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं लास्ट 8th क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जिनमें 3 टर्म्स दे रखी है, और 3 टर्म में से कॉमन फैक्टर यानी सार्व गुणनखंड निकालना है 3 पदों में से। कॉमा लगा करके आपको बता रखा है, ये अलग संख्या है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इन तीनों में से कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, यानी सार्व गुणनखंड कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। 3x² y³ है, तो हम इसका ऐसा लिख लेंगे, 3x² यानी x को 2 बार लिखना है, y³ यानी y को 3 बार लिखना है। y को 3 बार लिखना है क्योंकि y पे क्यूब है, घात 3 लगी हुई है। y पे कितनी घात लगी है, 3। जिस पे जितनी घात लगी हो हम उसे उतनी बार लिख सकते हैं। तो हम y को 3 बार लिखते हैं, x को 2 बार लिखते हैं। ये हमारे फर्स्ट नंबर के गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। इसी तरह हम सेकंड नंबर के गुणनखंड करेंगे। ये है 10x³ y², 10x³ y²। तो 10 के गुणनखंड हम जानते हैं 2 × 5 होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 5 इंटू, फिर x³ है यानी x पे 3 घात लगी है, तो हम इसे 3 बार लिखेंगे, x × x। फिर y पे 2 घात लगी है तो हम y को 2 बार लिखेंगे, y × y। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। थर्ड टर्म लेते हैं इसकी, 6x² y² z। 6 के गुणनखंड हम जानते हैं 2 × 3 होते हैं, तो हम 2 × 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर x² है तो x को 2 बार लिखेंगे, x × x। y² है तो y को 2 बार लिखेंगे, y × y। और z 1 बार है तो z को 1 बार लिखेंगे। इस तरह से ये हमारे सारे संख्याओं के गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना है क्या, क्वेश्चन में जो पूछा है, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले कॉमन फैक्टर समझेंगे, हिंदी मीडियम वाले सार्व गुणनखंड समझेंगे, और दोनों ही इसको कॉमन समझ सकते हैं कि कॉमन नंबर निकालना है। तो चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं, और तीनों लाइनों में अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो वो हमारा कॉमन फैक्टर अर्थात सार्व गुणनखंड होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 3 तीनों में है क्या, इसमें है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। इसमें नहीं है इसीलिए 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं माना जाएगा, सार्व गुणनखंड नहीं माना जाएगा। 3 को लेना बंद करो, ठीक है। फिर यहाँ देखो 2 दोनों में है, इधर नहीं है तो 2 भी कॉमन नहीं आएगा, 5 भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है भैया कि इन संख्याओं में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 है मगर यहाँ नहीं है, यहाँ पे 5 है मगर इन दोनों में नहीं है, 2 यहाँ पे दोनों में है पर यहाँ पे नहीं है। कॉमन वो संख्या आती है जो तीनों जगह पर मौजूद हो। यहाँ पे 2 जगह पे मौजूद है, कोई संख्या एक जगह पे मौजूद है, इसलिए उसे कॉमन नहीं ले सकते। तो नंबर्स में से कोई कॉमन नहीं आएगा, संख्याओं में से कोई कॉमन नहीं आएगी। अब हाँ देखिए, x तीनों जगह पर है तो ये वाला x हमारा कॉमन आ जाएगा। एक और बार x है तो ये x भी कॉमन आ जाएगा।
y देखें तो ये पीछे से देख लो आप, यहाँ पे y तीनों जगह पर मौजूद है, तो इस y को कॉमन कर लो। देखो ये वाला y, यहाँ पे अब एक बार ही y बचा है और एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों y के साथ ये वाला y हम कॉमन ले लेंगे, तो ये एक जोड़ा बन गया। अब अकेला यहाँ पे y बचा, वो किसी के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अब दोनों जगह पर y उसके साथ ही नहीं है, तो y नहीं ले सकते। x दोनों जगह है ही नहीं, तो उसको लेंगे ही नहीं। z भी एक ही जगह है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो सार्वगुणनखंड क्या बना हमारा, x एक जगह आया कॉमन, फिर x दूसरी जगह भी आया कॉमन, फिर x नहीं आया, फिर आया हमारा ये वाला y एक बार और y दो बार, तो y दो बार कॉमन आया। तो अब हम इनको क्या करेंगे भाई, गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मल्टीप्लाई में आप जानते हो इनकी घातें जुड़ जाती हैं। ये जो दो बार x लिखा हुआ है तो इसको x की पावर 2 यानी x की घात 2 लिख सकते हैं। y दो बार लिखा हुआ है तो मैं इसको भी y की पावर 2 यानी y की घात 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, क्योंकि एक घात यहाँ एक घात यहाँ दोनों जुड़ जाएंगी। और y को भी लिखेंगे x y स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर हमारा ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप अब बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के। 14 क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन इस चैप्टर का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझ लिया था सार्वगुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर के बारे में। सबसे पहले हम संख्याओं का गुणनखंड यानी फैक्टर करते थे और उनमें जो कॉमन आता था वही कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड होता था। बस सीधी सीधी बात थी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया बेटा, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए यानी फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। चारों क्वेश्चन को मैं एक साथ आपको कराने वाला हूँ, सबको मैं कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा बिल्कुल भी। नहीं समझ में आया बिल्कुल बताना कमेंट करके। चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करना है। पहले हमने सार्वगुणनखंड पढ़ा था कॉमन फैक्टर, अब हमें इन संख्याओं का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है यानी फैक्टराइज करने का मतलब होता है बेटा संख्याओं को 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ना, नंबर्स को 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ना, खंड करना, गुणनखंड करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, हम अगर पिछले क्वेश्चन को ध्यान रखें तो फैक्टर कब होता है, गुणनखंड कब होता है, जब हम उसके अंदर से कॉमन निकाल लेते हैं। हमें पूरी संख्या दे रखी है, उसमें से अगर हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे यानी सार्वगुणनखंड निकाल लेंगे, तो फिर उसके गुणनखंड हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो देखिए कैसे होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 7x - 42, 7x - 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 संख्याओं के गुणनखंड किए थे, हम यहाँ पे भी इनको ऐसे ही कर लेते हैं। 7x के गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, 7 × x। और 42 के क्या होते हैं, 42 के आप यहाँ पे कर लें, 42 के 2 से 21, 3 से 7 टाइम, 7 से 1, तो ये 2 3 7, तो 2 × 3 × 7 यही होते हैं इसके गुणनखंड। 7x के गुणनखंड हुए 7 × x और 42 यानी 42 के हुए 2 × 3 × 7, ये गुणनखंड हो गए। गुणनखंड के बाद मतलब ये तो इनके गुणनखंड हो गए अलग अलग, लेकिन हमें निकालने हैं गुणनखंड इस पूरी संख्या के। तो पूरी संख्या के गुणनखंड कब होंगे, जब हम इन दोनों में से जो कॉमन नंबर होगा उसे बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन नंबर को हमें बाहर निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। जो दोनों में दिखाई दे उसे आप बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 आप बाहर निकाल लीजिए। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 2 × 3, 2 × 3 ये बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x - 3 × 2 = 6 यानी 2 × 6। तो ये हमारा जो है आखिरी टुकड़ा हुआ, 7 अलग हो गया और x - 6 अलग हो गया। तो ये हमारी इस संख्या का गुणनखंड है, यही आंसर है। इसी को हम गुणनखंड कहते हैं, यानी इस संख्या के 2 टुकड़े हो गए 7 × x - 6। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन आप समझें, वापस हल करेंगे हम इसको भी और नंबर को वापस लिखेंगे 6p माइनस 12q। अब हम इन दोनों के गुणनखंड अलग अलग करेंगे। पहले तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 इंटू 3 और p अकेला है तो p माइनस 12 के क्या होते हैं 2 इंटू 3, यही होते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 और फिर q अलग है तो ये q लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, अपन को दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिए एक तो 2 दोनों जगह आ रहा है, एक 3 दोनों जगह आ रहा है, तो कॉमन क्या क्या आया 2 और 3, तो 2 बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया। तो क्या बचेगा अंदर, ये 2 और 3 बाहर आ गए, निशान लगा दिए मैंने जो जो बाहर आया, इसके साथ इसका जोड़ा, इसके साथ इसका जोड़ा, बाहर आ गया है। क्या बचा यहाँ पे p और यहाँ क्या बचा 2q, ये बचा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 जा 6 p माइनस 2q, ये आपका आंसर हो गया। इसी को कहते हैं गुणनखंड। एक संख्या को 2 संख्याओं में तोड़ना, 2 से ज़्यादा संख्याओं में तोड़ना, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, ये हो गया आपका आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका 7a स्क्वायर प्लस 14a, इसके टुकड़े करते हैं। तो 7 के तो टुकड़े होंगे नहीं, 7 ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ a स्क्वायर है तो a 2 बार लिख देंगे और 14 के टुकड़े होते हैं 2 इंटू 7 और a अकेला है यहाँ पे, ये लिख दिया। ये इसके अंदर संख्याओं के अलग अलग टुकड़े हमने कर लिए। इसके बाद हम यहाँ से कॉमन बाहर निकालेंगे, तो 7 दोनों जगह है तो 7 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा एक बार a भी दोनों में है तो एक बार a बाहर आ जाएगा। तो क्या बाहर आएगा 7 और a, क्या बचेगा, ये दोनों बाहर आ गए, ये बचा, प्लस का साइन है, 7 बाहर आ गया और a बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 7a ब्रैकेट a प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। समझ में आ गया है? नहीं आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन समझिए आप ध्यान से। यहाँ पे हल करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे 16z माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। चलिए करते हैं गुणनखंड, करते हैं वापस। 16 के टुकड़े आप जानते हैं, माइनस हम एक बार ही लिख देते हैं, 16 के टुकड़े करते हैं 2 2 2 2, यही होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और फिर z, ये z, फिर इसके बाद प्लस 20 के टुकड़े हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, शायद यही होगा, हाँ यही है, 2 दूनी 4 दूनी 4 पंजे 20 हो गया 20, और z क्यूब है तो z 3 बार लिखेंगे, z, ये हमने इनके गुणनखंड कर लिए। इसके बाद हम यहाँ से अंदर से कॉमन निकालेंगे, हमें वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों जगह पर मौजूद हो। तो देखिए 2 2 मौजूद है, बाहर निकाल लिया। फिर से देखिए एक और 2 दोनों में है तो एक और बार 2 निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। इसके अलावा 2 कॉमन नहीं आ रहा अब, क्योंकि यहाँ तो है पर यहाँ 2 नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा, उधर 5 है तो इधर 5 नहीं है तो 5 भी कॉमन नहीं आएगा। अब हमें क्या बचा z, तो z एक बार यहाँ से ले लीजिए और एक बार यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ से हमने z ले लिया। अब हम हमारी जो संख्याएं हैं वो कॉमन नहीं आ रही हैं, तो जो कॉमन नहीं आया वो हम अंदर लिख सकते हैं, जो कॉमन आया हमने उसे बाहर लिख लिया और जो कॉमन नहीं आया उसे हम अंदर लिख लेंगे। देखो एक तो माइनस कॉमन नहीं आया और क्या 2 और 2 कॉमन नहीं आए, तो हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 और प्लस का साइन बीच में है, 5 कॉमन नहीं आया तो 5 लिख दिया उधर, और 2 बार z कॉमन नहीं आया तो 2 बार z लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 2 दूनी 4z, ये 4z हो गया, इधर माइनस 2 दूनी 4 अंदर हो गया, प्लस 5 और z 2 बार लिखा इसलिए z स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिससे क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का हम 8th क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये इसलिए मैं करा रहा हूँ कि इसके आगे के क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं। हमने पहले 4 क्वेश्चन इसमें किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ,
उनमें 2-2 टर्म्स थी, इसीलिए उन्हें मैंने आपको करा दिया। अब 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन भी कैसे करने हैं देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, हल लिखेंगे। तो क्वेश्चन को वापस लिखते हैं, ये हमने क्वेश्चन को वापस लिख दिया है। अब हम हर एक टर्म के फैक्टर करेंगे, यानी हर एक पद के गुणनखंड करेंगे। 3 पद हैं इसमें, पहले 2 पद थे। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले माइनस और फिर 4 के गुणनखंड हमको पता है 2 × 2 होते हैं, तो हमने 2 × 2 लिख दिया। a² है, यानी a को भी 2 बार लिखना है, तो a को 2 बार लिख दिया। बीच में प्लस का साइन है, ये प्लस लगा दिया। 4 के फैक्टर, 4 के गुणनखंड वही 2 × 2 होते हैं। a अकेला है और b भी अकेला है। इसके बाद माइनस ये वाला है 4, 2 × 2 और c a अलग अलग हैं, तो c × a। अब हम इसको ब्रैकेट में बंद करके इनमें से कॉमन निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालने के लिए हमें इनमें से तीनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। जो चीज़ तीनों में मिल रही है वो कॉमन आनी चाहिए। तो देखो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, एक बार 2 मिल गया है तीनों में, तो 2 को बाहर ले लिया। फिर दूसरी बार भी 2 तीनों में मिल रहा है, तो दूसरे बार भी 2 को बाहर ले लिया है। इसके बाद देखिए a तीनों में है, यस तीनों में a है एक बार, तो हमने तीनों में से a बाहर ले लिया। अब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, क्योंकि ये a यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, उधर का b इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, c इसमें है, इसमें दोनों में नहीं है, तो अब कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। अब क्या बचेगा? जो बचेगा हम उसे अंदर लिख देंगे। ये देखिए 3 चीज़ बाहर आ गई हैं, तो माइनस हमारा बच रहा है और a बच रहा है, तो a हम अंदर लिख देंगे। बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस लगा देंगे। ये और ये कॉमन आ गया है, तो क्या बच रहा है अपने पास? b। और फिर माइनस का चिन्ह है, ये और ये कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास? c। तो ये ऐसे हमने बंद कर लिया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 दूनी 4 और a, 4a, यानी कि इन तीनों में से 4a बाहर आ गया था, और क्या बचा? -a + b और -c। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम क्लास 8 के चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमने किए। पहला क्वेश्चन हमने सार्वगुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर निकालना सीखा, जो दोनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो उसे बाहर निकाल लो, या कॉमन है ना, कॉमन वही होता है जो तीनों में मौजूद हो, दोनों में मौजूद हो, 2 टर्म्स हो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमने गुणनखंड करना सीखा। उसमें हमारे 2-2 टर्म्स थी, 3-3 टर्म्स थी, यानी 2-2 पद भी थे और 3 पद भी थे, जिनमें से हमने कॉमन निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 4 पद मौजूद हैं। 4 पद मौजूद हैं, लेकिन हम ध्यान से अगर देखें तो कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं आ रही है। चारों में 4 पद में कॉमन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 4 पद में अगर आपको गुणनखंड करना हो तो फिर हम 2-2 का समूह, 2-2 का ग्रुप बना करके उसको कर सकते हैं। 2-2 का ग्रुप बना लीजिए जिनमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों जगह x है, तो कॉमन यहाँ से x निकल सकता है। यहाँ पे दोनों जगह 8 है, तो 8 यहाँ से कॉमन निकल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से मुझे कॉमन निकल सकता है वो ग्रुप बना लूँगा। ये दोनों का ग्रुप बना लिया मैंने, इसका ग्रुप अलग बना लिया, इसका ग्रुप अलग बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके गुणनखंड करूँगा। x² के x × x होते हैं, प्लस xy के x × y होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 8, दोनों में एक जैसा 8 है, तो 8 × x लिख दीजिए और 8 × y लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इन संख्याओं को ब्रैकेट में लिख लेना है। चलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं दोनों को। इसके गुणनखंड अलग कर लिए, इसके अलग कर लिए। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, x, तो कॉमन x निकाल लिया। क्या बचेगा यहाँ, ये x यहाँ बचेगा, प्लस के बाद ये y बचेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे 8 है, तो इनका कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड 8 होगा, तो हम दोनों में से 8 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x + y बचेगा। अब देखिए इस संख्या, पूरी संख्या में से भी कॉमन आ रहा है,
इस पूरी संख्या में से भी कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? देखिए इन दोनों जगह पे x इंटू एक्स प्लस वाई, 8 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो दोनों जगह से x प्लस वाई कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस वाई को आप कॉमन ले लीजिए। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इनमें से जो बचेगा वो ये यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ से भी बाहर आ गया, तो ये दोनों जगह पर एक जैसा है, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया है। जो बचा वो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे x बचा है और इस जगह पे 8 बचा है। तो इस तरह से हमारी संख्या के गुणनखंड हो गए। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। मुझे लगता है आपको कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। नोट कर लीजिए। एक और करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अब मैं दूसरे तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। वैसे नहीं बताऊंगा कि हर संख्या के हम गुणनखंड करेंगे और फिर उनमें से कॉमन लेंगे। अब डायरेक्ट कॉमन लेना आपको सिखाएंगे ताकि आपको ये काम में आएगा आगे। तो देखिए यहाँ पे भी ग्रुपिंग अगर हम करें तो x वाली ग्रुपिंग अलग हो गई, या तो आप y वाली ग्रुपिंग कर सकते हैं या x वाली ग्रुपिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप y को साथ में लेकर के इनके नंबर भी मतलब इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। आप y को इधर ला सकते हैं, x को इधर ला सकते हैं। तो हम ऐसा ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा आराम से। तो चलिए सबसे पहले हम कॉमन लेना सीखेंगे इनका। तो वैसे नहीं करेंगे कि हम फैक्टर कर दें और फिर कॉमन लें, गुणनखंड करके कॉमन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे इन दोनों में से और बाद में इन दोनों में से। ये हमने ग्रुप बना लिया दो का। तो चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका बता रहा हूँ। संख्याओं में क्या कॉमन आएगा? बड़े से बड़ा पहाड़ा ढूंढिए और इन दोनों में भाग जाना चाहिए। ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जिसकी टेबल से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, वही हमारा संख्याओं में से कॉमन होगा। तो देखिए 15 और 6 एक के पहाड़े में आते हैं, लेकिन ये छोटा है। 2 में नहीं आते दोनों, 3 में आते हैं। 3 में आते हैं, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 के बाद 4, 5, 5 में भी 5 में नहीं आते। 6 में दोनों नहीं आते। अब 6 के बाद तो 7 क्या लेंगे क्योंकि यहाँ 6। तो सबसे बड़ा नंबर हमें मिला दोनों को डिवाइड करने वाला, वो है 3। तो यहाँ पे संख्याओं में से जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, यानी 15 और 6 में सबसे बड़ा नंबर वो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 3 है। तो 3 कॉमन आ गया संख्याओं में से। अब चलें हमारे जो एक्स वाई हैं इनमें से देख लेते हैं। तो x दोनों जगह मौजूद है तो x कॉमन आ गया। तो चलिए कॉमन कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें से भी आ गया, इसमें से भी आ गया, तो कुछ बचा नहीं। तो फिर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जो बची हुई संख्याएं हैं कॉमन लेने के बाद, सार्वगुणनखंड लेने के बाद वो लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 15 में से 3 बार आया है, तो 3 से 15 को डिवाइड कर दो, कितनी बार गया? 5 बार। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। x से x को डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, x हट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे? अपना y बचा। तो यहाँ y कॉमन y बचा है। फिर यहाँ पे बचा माइनस, इस जगह पे जो बचा वो 5y है। इसके बाद इधर चलिए, यहाँ से 3 कॉमन लिया था हमने, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो पता चल जाएगा। 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, 2 बच रहा है। x से x डिवाइड हो गया तो x तो बचेगा नहीं, तो ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर देखिए जब भी 4 टर्म वाला क्वेश्चन हो, तीसरे टर्म के सामने जो साइन आएगा वो साइन वैसा का वैसा रहेगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो पहले साइन लगा दीजिए आप, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब इन दोनों में बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं केवल 1 है, 1 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 के अलावा कोई और टेबल में नहीं आते ही है। तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे और 1 से डिवाइड करके इसको अंदर लिख देंगे। 1 पंजे 5, y का y, माइनस 1 दूनी 2, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से वापस कॉमन लेंगे पूरी टर्म में से। मान लीजिए प्लस के इधर एक टर्म है, यानी प्लस के इधर एक पद है और प्लस के उधर एक पद है, तो दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? देखिए कोष्टक कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट को लिख लीजिए बाहर। 5y माइनस 2, 2 बार कॉमन लेते हैं यहाँ पे। पहले तो 2 के ग्रुप में कॉमन ले लेते हैं, फिर एक जैसा नंबर आता है तो वापस कॉमन ले लेते हैं और जो बचता है उसे अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन लेने के बाद ये बचा तो 3x
और ये कॉमन लेने के बाद ये बचा +1। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम जल्दी से इन 2 क्वेश्चंस को और कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है डायरेक्टली, एक्स एक्स दोनों में है, वाई वाई दोनों में है, तो हम डायरेक्ट 2 के ग्रुप में से कॉमन ले लेते हैं। दोनों जगह से आपको पता है एक्स कॉमन आ रहा है, संख्याओं का कोई चक्कर है ही नहीं क्योंकि दोनों में नंबर्स तो है ही नहीं। तो एक्स और एक्स कॉमन आ गया है तो क्या बचेगा, देखिए ये एक्स बाहर आ गया तो ये ए बचा, ये भी बाहर आ गया तो ये क्या बचा, ये दोनों जगह से एक्स बाहर आ गया, कॉमन आ गया ना। अब फिर मैंने कहा था कि आपको थर्ड नंबर पे माइनस हो तो माइनस लगाना है, प्लस हो तो प्लस लगाना है, ये माइनस लगा दिया हमने। यहाँ पे एक खास बात है, जब भी थर्ड नंबर पे माइनस लगता है तो फोर्थ नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, अब पहले तो कॉमन निकालते, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है वाई, तो ये वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, वाई बाहर आ गया तो ए बचेगा। और मैंने ये कहा था कि तीसरे स्थान पर अगर माइनस हो तो चौथे स्थान का चिन्ह बदल जाता है, माइनस का क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ से y बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वापस कॉमन आ रहा है पूरे नंबर में, माइनस के इधर से माइनस के उधर से a प्लस b कॉमन आ रहा है तो a प्लस b कॉमन लिख देते हैं। फिर क्या बचा, इधर बचा x और इधर बचा माइनस का, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया a प्लस बी और x माइनस वाई। इसी तरह से हम अगला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पे हम नंबर तो कॉमन ले लेंगे लेकिन यहाँ पे पी क्यू अकेला रह जाएगा और यहाँ 1 कॉमन 1 रह जाएगा, पर इधर पी क्यू कहीं साथ में नहीं है तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्यू को इधर ले आते हैं तो 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू यहाँ लिख लेते हैं प्लस 25 पी और 15 को इधर लिख लेते हैं चौथे नंबर पर। तो ये जो हमारा संख्या दी हुई है, सवाल जो दिया हुआ है, अब हमारा रीअरेंज हो गया है क्योंकि हम यहाँ कॉमन आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए कॉमन आसानी से लेंगे तो देखिए 15 और 9 में बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, वो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 3 कॉमन आ रहा है। मतलब मैंने बोला कॉमन संख्याओं में से कॉमन लेने के लिए समझो आप बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं वही कॉमन आ जाएगा। तो 15 और 9 में बड़े से बड़े संख्या कौन सी है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। साथ में दोनों जगह पर q है तो q भी कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा देख लीजिए, बचेगा क्या इसका पता करने के लिए आप इससे इसको डिवाइड कर दो, 3 पंज 15 हो गया, 5 बचे, q बाहर आ गया तो क्या बच रहा है ओनली p, फिर प्लस 3 से 9 को डिवाइड कीजिए 3 बार और q बाहर आ गया है इसलिए q नहीं बचेगा। तो ये यहाँ पर अंदर बचने वाले नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 और 15 में से बड़ा नंबर ढूंढिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 इन दोनों में बड़े से बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 5 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे दोनों को, तो 5 हम ले लेते हैं कॉमन, बड़े से बड़ा नंबर हो गया। चलिए, और p दोनों में नहीं है इसलिए p कॉमन नहीं आएगा, तो 5 से डिवाइड करिए 25 को 5 बार, 5 पंज 25, फिर आता है p प्लस, फिर 5 से डिवाइड करिए 15 को 3 बार, तो ये आ गया है। इसके बाद हमारा देखो ये वापस कॉमन लेंगे हम, तो ये दोनों जगह पर मौजूद है, प्लस के इधर प्लस के उधर, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे 5p प्लस 3, और बचा हुआ नंबर क्या है, ये इधर बचा और इधर 5 बचा, तो हम लिख लेंगे 3q प्लस 5। तो ये इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर हो गए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। 14.1 14.1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में नहीं कराए हैं उन्हें आपको खुद करना है, साथ ही साथ जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं उनकी क्वेश्चन को आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है। बी प्रैक्टिसेबल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें उत्साहवर्धन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल मिशन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार।